कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, आपके उस प्रोग्राम में जब बातें हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करते हैं। और व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की, लेकिन दिल्ली के चुनाव में कैसे हिंदुत्व का जोरदार छौंक लगने वाला है, आज चर्चा यहां से शुरू करेंगे। वैसे भी दिल्ली में आप देख रहे हैं अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है वो ये कि रामायण का एक उदाहरण गलत कोट कर दिया। केजरीवाल जी ने एक रामायण की एक घटना को उन्होंने कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया था और सीता जी को उसने मोह लिया उस हिरण ने, और उन्होंने राम जी को भेज दिया। ये कहानी वो सुनाते सुनाते बोले रावण था वो। तो लोग समझाया बाद में रावण नहीं था, मारीच था। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसी से साबित होता है कि केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। इनको हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से ना कोई लेना देना, ना इनकी जानकारी। तो इसलिए सिर्फ चुनाव के लिए हिंदू हिंदू करते हैं। ये बीजेपी का इस वक्त प्रचार चल रहा है। अब योगी जी आएंगे तो योगी जी केजरीवाल जी पर कैसे हमले करते हैं, और वो बटोगे तो कटोगे जो नारा उन्होंने दिया था वो फिर बाकी सब चुनावों में चल गया। हरियाणा में चला, जीत गई बीजेपी। महाराष्ट्र में बहुत जोरदार तरीके से चल गया। क्या दिल्ली में उस नारे की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मतलब ये नारा दिल्ली में भी जो है वोट ला सकता है, कि उसका बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और वो केजरीवाल के लिए क्या भाषा यूज करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अब तक मौका ऐसा आया नहीं है। 5 साल पहले की अलग बात है, आज इस वक्त योगी जी भी अलग किस्म, अलग तेवर में, अलग फ्लेवर में चल रहे हैं। योगी जी भी अलग ही लेवल चल रहा है उनका। तो वो इस बार क्या बोलते हैं केजरीवाल के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो योगी जी के भाषण जो है वो लग गए। 14 सभाएं योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर करने वाले हैं। 23 जनवरी, 28, 30 और 1 तारीख को ये उनके कार्यक्रम जो हैं वो लगे हुए हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ के आने से क्या होगा ये मैं आपको बताऊं। मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। विनोद अग्निहोत्री सर प्रोग्राम में आए। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। और शांतनु गुप्ता जी भारत भ्रमण के बाद आ गए, बहुत स्वागत शांतनु जी का। इतना कुंभ घूमे, ये इतना घूम सारा इन्होंने सब पाप काट लिए अपने। नहीं तो एक ही बात में आप लोगों के भी, ये तो साधु जैसे वेश में है ना। आप लोगों के भी काट लिए हमारे कह रहे हैं आपके भी कटवा के आए। बाबा कहा जाए ज्यादा बेहतर होगा। और बाबा, ये योगी जी के तो बायोग्राफर है। योगी जी आ रहे हैं अब दिल्ली। अभी मैं रौनक के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा योगी पे लिखते हैं उनके जैसे दिखते हैं। योगी पे लिखते हैं उनके जैसे दिखते हैं। अच्छा, सही बात है। और इसके अलावा एक चीज सर, और आज मैंने एक एक्सरसाइज की। मैंने कहा कि 3 ऐसे लोगों से बात की मैंने जो इन तीनों पार्टियों को दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इनको समझते हैं, जानते हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको जो ऑब्जर्व करते हैं और जानते हैं अंदर क्या बातचीत होती है चुनाव इस इलेक्शन को लेकर के। तो उनका क्या, उन्होंने क्या असेसमेंट बताया, पार्टियों का अपना असेसमेंट कि हमारे लिए चुनाव इस वक्त कहां है, हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कितनी सीटों पर कैसे इश्यूज चल रहे हैं, ये वो तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये उनकी असेसमेंट है, सीरियस असेसमेंट है। कितनी सच होती है या आप लोग उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। पहले लेकिन जैसा मैंने योगी जी का कहा, योगी जी आएंगे, आपको लगता है हरियाणा में वो हिंदुत्व वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, महाराष्ट्र में जबरदस्त थी, खूब चला वो नारा, खूब चल गया, दिल्ली में कहीं उसका कोई टेकर है? देखिए मेरे ख्याल से सौरभ, जब योगी जी हम कहते हैं तो योगी जी केवल हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, योगी जी गवर्नेंस की, लॉ एंड ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा महाकुंभ करा रहे हैं जिसमें हार्वर्ड से लेकर स्टैनफोर्ड तक है। अभी मैं यूपी के चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट पढ़ रहा था, उनमें 16वां एयरपोर्ट मुरादाबाद में लॉन्च हो गया। जब इतना बड़ा कुंभ चल रहा है तो यूपी की पूरी टीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गई हुई है। तो हमने, ये हमारी भी एक है कि हम योगी जी के 40 मिनट के 50 मिनट के भाषण में वो टॉयलेट भी बताते हैं, वो सड़क भी बताते हैं, हमें उतना ही सुनाई देता है क्योंकि वही टीआरपी भी बनाते हैं। जोर से वो यही बोलते हैं, जोर, दोनों ही जोर से बोलते हैं, माइक उतना ही होता है, उतना ही बोलते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आप करें दिल्ली दंगे जब ट्रंप आए थे तो यहीं इसी दिल्ली में हुए थे ना, वो हिंदू मुस्लिम ही झगड़े थे। तो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी है, तो वो अपनी गवर्नेंस की बात भी बताएंगे। मतलब वो डिविनिटी का, मतलब धर्म का और गवर्नेंस का मेरे ख्याल से अच्छा मिश्रण है। एक बड़े मुख्यमंत्री हैं, बड़े प्रदेश। मेरा जो दिलचस्पी वो ये कि भाई कांग्रेस पर तो आप, बीजेपी जब से है तब से ही ये प्रो मुस्लिम है, या आप टैग कांग्रेस पे तो लगा सकते हो, और लेकिन केजरीवाल के ऊपर वो वैसा अभी तक नहीं चिपका है। और केजरीवाल ने इस बार अपने आप को हिंदू साबित करने की बहुत कोशिश की है। ये रावण वाला प्रकरण अगर आप छोड़ दें जो भी कल हो गया है, इसके अलावा सब कुछ वो अपना पुजारियों के साथ सब माथे पर टीका वीका सब लगा करके, और उन्होंने अपनी एक सनातन सेवा समिति लॉन्च की है। बीजेपी के ही मंदिर प्रकोष्ठ के सब उसमें लोग ले लिए, पुजारियों को पैसा बांट रहे हैं, मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, वो फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है जानते हैं इस बात को कि जो दिल्ली में उनका मुकाबला बीजेपी से है,
कांग्रेस 2013 के बाद से बिल्कुल बैक सीट पे रही है। तो जो माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है, वो तो उनको मिलना ही मिलना है, इसलिए वो हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एड्रेस करते हैं। इस बार नहीं, वो 2020 का चुनाव देखिए ना, और क्या अब 2020 के चुनाव में हिंदुत्व का बीजेपी ने कोशिश नहीं की? अमित शाह जी तो गली गली घूमे थे, बाकायदा एक एक पर्चे खुद बांटे उन्होंने। अनुराग ठाकुर का वो भाषण याद कीजिए, प्रवेश वर्मा का वो याद कीजिए, उस अमित जी का वो भाषण की यहाँ बटन ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। तो ये सारे भाषण, गोली मारो वाला, और ये प्रवेश वर्मा की मुसलमान आएंगे लड़कियां उठा ले जाएंगे, ये सब चीज़ें तो पिछले 2020 में भी खूब हुई, और शाहीन बाग का धरना चल रहा था, पूरा पोलराइजेशन का माहौल था, लेकिन वो चला नहीं। इतना फायदा बीजेपी को हुआ कि 34% से 38% पे उनके वोट बढ़ गए, सीटें 3 से 8 हो गई, ये इतना फायदा हुआ। बाकी वो 67 से 62 हो गए वो, तो क्योंकि केजरीवाल जी ने हनुमान जी को शुरू कर दिया, वो कनॉट प्लेस चले गए, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ना, और पूरा उन्होंने हिंदुत्व वाला प्लैंक अपना रखा साथ में। तो ये इस स्ट्रेटजी को शुरू से जानते हैं। और गुजरात का चुनाव देखिए, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर, ये तो केजरीवाल जी ने ही कहा था गुजरात चुनाव में। तो वो अपने जो सेकुलर पॉलिटिक्स है इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए, जो उनकी है एंटी बीजेपी वाली, उसके साथ साथ वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी खुल करके नहीं, आपने ठीक है, पिछले चुनाव में सब कुछ हुआ था, और उस वक्त तो दिल्ली में इशू ही चल रहा था, शाहीन बाग वाला ये चल रहा था। अच्छा, जैसे योगी जी की वाली बात, देखिए योगी जी जाएंगे तो निश्चित रूप से माहौल तो सरचार्ज होगा, क्योंकि योगी जी जाते हैं तो चार्ज होता है माहौल, वो इस तरह से उनको वक्ता है वो। लेकिन आप मत भूलिए, हरियाणा में एक पॉकेट है जहां ये चला होगा, वो आपका मेवात वाला, बाकी जगह नॉन जाट और जाट वाला ज्यादा चला। महाराष्ट्र में चला होगा, लेकिन झारखंड में नहीं चला, झारखंड में भी योगी जी गए थे, आप देखो ना। और जम्मू कश्मीर में उल्टा हो गया, वहां वैली में जो मुसलमान थोड़ा बहुत वोट देना चाहते थे, वो भी सबको पोलराइज हो गया। आप जैसे जानकार आदमी ने ये कहा, बात चल रही थी कि हिंदुत्व कहीं चल जाता है, कहीं नहीं चल जाता। मैं कहना था कि अगर जमीन पर जो सरकार है उसके खिलाफ थोड़ा भी माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ है, और आपको लगता है आप इलेक्शन में कहीं हो, तब आप अगर ये हिंदुत्व वाली बात करते हो, तड़का, तो वो तड़का जो है कुछ लोगों का या तो मन पक्का कर देता है और थोड़े बहुत उधर से खींच के इधर ले आता है। लेकिन उसके लिए जमीन पर जो इंकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ माहौल थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो शायद पिछली बार नहीं था। और बीजेपी इस बार कह रही है ये इलेक्शन केजरीवाल के लिए 2015 या 20 वाला इलेक्शन नहीं है। इस बार निश्चित रूप से 2015-2020 का इलेक्शन नहीं है केजरीवाल के लिए। आम आदमी इसलिए हिंदुत्व का कार्ड चलने का चांस है, और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हिंदुत्व का कार्ड चलने का चांस तो है, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड अगर बीजेपी ज्यादा चलेगी तो फिर बाइपोलर इलेक्शन हो जाएगा, और जो वोट एंटी बीजेपी वोट, उसमें मुस्लिम भी है, दलित भी है, जो कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत जा सकता है, वो वापस अगर आम आदमी पार्टी के पास लौट गया तो फिर मामला बाइपोलर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 पार होगा या 55 पार होगा, लेकिन फिर भी मुसलमान उतना ही पक्का हो जाएगा आम आदमी पार्टी, मुसलमान भी, दलित भी, जो एंटी बीजेपी वोट है। मैं एंटी बीजेपी वोट जब बात करता हूँ उसमें मुस्लिम भी आता है और दलित वोट भी आता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है सारे। तो क्यों पिछली बार जो एक दलित संगठन का जो सर्वे है दिल्ली का, नेकडोर का, उसके अनुसार पिछले 2020 में 54% वोट दलितों का मिला था आम आदमी पार्टी को, और 33% वोट मिला था बीजेपी को। इस बार क्या कह रहे हैं? और 10% मिला था कांग्रेस पार्टी को। इस बार उनका कहना है अभी जो स्थिति है उसमें वो वोट घट के 44% हो गया है आम आदमी पार्टी 10% दलितों का, हाँ 10% का नुकसान, और बीजेपी का 1% का नुकसान है, वो 32% है, और कांग्रेस का 11% का फायदा है, वो 21% है। अगर ये ज्यादा हिंदुत्व हुआ तो फिर वो जो 10% इधर कम हुआ उधर बढ़ गया, और यही मुस्लिम, तो फिर आम आदमी पार्टी फिर कंफर्टेबल हो जाएगी। दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार है। इसे बेहतर यह है कि गवर्नेंस में अगर बीजेपी फोकस करे, हिंदुत्व का तड़का तो लगाती है बीजेपी, माने हिंदुत्व, योगी जी माने हिंदुत्व, हिंदुत्व का वोट बीजेपी के अलावा किसको जाएगा? सर, योगी जी के आने का क्या कुछ असर होगा चुनाव में? इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछली बार भी उनका 3-4% वोट बढ़ा था, और आपको शाहीन बाग का बैकड्रॉप पता होगा। लेकिन 2020 में अरविंद केजरीवाल ने वही कहा था कि आपने देखिए फिर दिल्ली इनको मतलब दिल्ली में आपने प्रधानमंत्री मोदी को 303 सीटें दे दी, और अरविंद केजरीवाल जान चुके थे लोकसभा चुनाव के बाद कि उनको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। इस बार भी उन्होंने तैयारी अच्छे से शुरू की। लेकिन केजरीवाल की जो मेन इमेज थी कट्टर ईमानदार वाली, फ्री बिजली पानी वाली, उसका तोड़ सभी पॉलिटिकल पार्टी दे चुके हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी जी आने के बाद क्या होगा। योगी जी जैसा भाई ने कहा कि योगी जी विकास और साथ ही साथ हिंदुत्व वो खुद हैं, विकास और लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने करके दिया है।
और दिल्ली की जो मूल समस्या है वो गवर्नेंस की है। तो ये दोनों इशू पर बीजेपी में मानता हूँ शीश महल भी कर रही है, शराब घोटाला भी कर रही है, रामायण वाला भी मुद्दा उठा रही है, सब मुद्दे उठा रही है, और जिसको जैसा मौका मिलेगा वो मुद्दे चुनाव के अंदर वो उठाएंगे। लेकिन केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता क्या है, केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि केजरीवाल के पास इस बार चुनाव के लिए कोई बड़ा नैरेटिव नहीं है। पिछली बार था उनके पास एक है मेरे सामने, मेरा विकल्प कौन सा है बता दो। विकल्प नेता कौन है मेरे सामने? अब बार बार वो इस बात को कह रहे हैं, उनको लगता है भाई मेरा नाम काफी है। लेकिन सौरभ, मैं मानता हूं उनका नाम दिल्ली की राजनीति में काफी है, देश की राजनीति में काफी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर रही है दिल्ली के अंदर उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो। लेकिन केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी में नरेंद्र मोदी भी 240 सीटों पर रह गए। हमका सबका कैलकुलेशन था कि वो बहुत 300 ले आएंगे, 400 पार ले आएंगे, सब ले आएंगे, लेकिन 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। और इसमें जो मुद्दों का तड़का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगा रही है, और इस बार ये मत मानिए कि ये दो तरफा फाइट है। पिछली बार कांग्रेस फाइट में बिल्कुल नहीं थी, डिमोरलाइज थी, बुरी स्थिति में थी। 2019 का चुनाव बहुत बुरी तरह हारी थी। राहुल गांधी उसके बाद छोड़ के चले गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार दिल्ली के लिए एक स्ट्रैटेजी सामने रखी है, उन्होंने रखी हो या उनकी पार्टी ने। बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, आप सहमत हैं इससे जो उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा हिंदुत्व बीजेपी करेगी योगी जी कहने के बाद, अगर उस दिशा में ज्यादा गई तो मुसलमान फिर एकजुट हो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ, और जो बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करे, जो आप कह रहे थे वोट डिवाइड हो, एंटी केजरीवाल बीजेपी वोट, देखिए बीजेपी वोट डिवाइड हो, बीजेपी वोट डिवाइड हो, वो उसको नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दोनों चीजों पर केयरफुल चलेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शराब घोटाला और सिर्फ शीश महल का मुद्दा उठा रही है। उसको पता है कि लोगों की समस्या क्या है, उसको पता है लोगों की दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि हमारे लिए जैसे 2024 के चुनाव में मोदी को कोई नहीं हरा सकता, वैसा हमको लगता है कि एक अविजय वाली छवि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के माहौल के अंदर बना के रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार डेंट उनकी छवि ही हुई है। तिलिस्म सबका टूटता है, तिलिस्म सबका टूटता है, और 3 बार बोला वो तो टूट ही गया ना, ऑरा जो था, ऑरा तो इस बार देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो उनकी रहेगी, आम आदमी पार्टी तो उनकी रहेगी। केजरीवाल नाम का जो ऑरा था, बिल्कुल ईमानदार वाली, बिल्कुल कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सबसे बड़ा ग्रहण है, और ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कह रहा था, मैंने 3 लोगों से आज बात की, तीनों पार्टियों को जानने वाले लोग अलग अलग, मैं अपना उनका असेसमेंट बता रहा हूं आपको, इन पार्टीज का अपना क्या असेसमेंट है। जैसे पहले कांग्रेस बताता हूं आपको मैं, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इस स्थिति में अपने आप को मानती है इस वक्त कि हमारी 20 सीट तो डन है, ये हम हारते ही नहीं। दिल्ली 70 की विधानसभा 35 आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। वो कहते हैं हमारी गिनती 20 से शुरू होती है, कोई जोर लगा ले बीजेपी, हम नहीं हारने वाले, कितने अच्छा कर ले कांग्रेस, हम नहीं हारते सीट है। उसके बाद वो 10 सीटें अपने लिए और फेवरेबल भी मानते हैं, इनकी 20 के अलावा, कि हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, ठीक है लड़ा फाइट है, लेकिन तो वो 25-30 तो बड़ी कंफर्टेबल समझ रहे हैं अपने लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे उस आदमी ने ये बात कही कि जितना कोर इश्यूज से दूर ये चुनाव जाएगा, मतलब सड़क, सीवर, पानी, गंदगी, गंदा पानी, जो सिविक इश्यूज हैं, सिविक इश्यूज जो हैं, सिविक कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली के सबसे बड़े इशू हैं। और मुझे उस व्यक्ति ने ये भी कहा कि हम तो आप वाले तो खुश होते हैं जब ये शीश महल या शराब घोटाला करते हैं कि इससे हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये जो जिससे डैमेज हो सकता है हमको, कि सड़क टूटी है, अब तो घर में गंदा पानी आ रहा है, अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। हाँ, तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं है। पहले तो आप डाल देते थे बीजेपी में। 4 तरफ की एंटी इनकम्बेंसी है, इसको सौरभ भूलिए मत। 2013 की, 2015 की, 2020 की और एमसीडी की। अब आपके 13 वाली शायद ना मानो, लेकिन 15 और 20 की तो हुई। 13 तो 49 दिन सरकार, कांग्रेस को मानते नहीं फाइट में, मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है 1-2% का इजाफा करने मेरे ख्याल कांग्रेस से ये उनका नैरेटिव बिल्डिंग है। उनको भी पता है कि कांग्रेस उनके लिए दिल्ली में एक ठीक ठाक पोजीशन में है, 2020 की स्थिति में तो कम से कम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को यह भी पता है कि उनके नेता और उनके विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, वो मैं मान रहे हैं। वो उसके बावजूद उनका कहना है कि हमारा 40-45 का फिगर है, हम लगता है सरकार बनाएंगे। अब भाई आदमी 62 से 40-45 मान रहा है तो ये तो मान ही रहा है ना कि मेरे को नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा कि मेरी सरकार चली जाएगी आम आदमी पार्टी। एक बात बताऊं आपको, ये अक्सर कई बार जिनकी सीटें ज्यादा होती हैं पार्टियों की, तो उनको लगता है कितनी कम होंगी, लेकिन जब होती है तो हो ही जाती है। 1998 में राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 54 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। जब उसके बाद चुनाव हो रहे थे, तो जिसमें ये वसुंधरा जीती थी 2003 में,
तो कांग्रेसी कहते थे कितनी कम होंगी हमारी, अरे 50 कम हो जाएंगी, 100 तो फिर भी हमारी रहेंगी। तो ये भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि भरभराहट, जब जमीन खिसकती है तो पता नहीं लगता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं खिसक रही है इनकी जमीन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर नहीं, आपकी लेकिन मुझे जो फीडबैक दिया गया, मुझे ऐसा लगा वो सुन के कि जमीन का एहसास है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, कालका जी से आतिशी चीफ मिनिस्टर और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा में, तीनों जगहों पर बीजेपी ने अच्छी घेराबंदी कर दी है। तीनों, और यहां तक मुझे तो बताया गया कि अगर मैंने पूछा कि क्या मतलब कि केजरीवाल या इनमें से कोई चुनाव हार भी सकता है, बोले तीनों भी अगर हार जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें क्योंकि सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है इन तीनों एक चीज और है, बीजेपी ने तो घेराबंदी की है, कांग्रेस ने भी यहाँ तड़का लगा रखा है घेराबंदी का। भाई संदीप दीक्षित, अच्छे फराज सूरी, अलका लांबा जो भी वोट काटेंगी वो किसका काटेंगे? तो ये तीनों जो है इतना इलेक्शन, फराज सूरी किसका काटेंगे? और मैं एक बात बता दूं सौरभ, नई दिल्ली का डिसाइडिंग फैक्टर होगी। 2013 में नई दिल्ली शीला दीक्षित हारी, अरविंद केजरीवाल सत्ता के अंदर आए। इस बार नई दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो मुझे लगता है, परवेश वर्मा जिस खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने केजरीवाल वाला ही स्टंट कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर में लिखा केजरीवाल 20,000 वोटों से चुनाव हारेगा। लो, मैंने लिख के दे दिया। वैसे सौरभ एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, गाड़ी के अंदर वो जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। मुझे भरोसा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया सर कि चलिए लिख के दे दीजिए। तो केजरीवाल ने लिख के दिया। अच्छा, ये चैलेंज शुरू करने वाले आप हैं। जी, केजरीवाल ने लिख के दे दिया। बाद में उन्होंने गुजरात चुनाव में भी ये दावा किया IBCBI, तो उन्होंने मेरे पुराने ट्वीट को डाला आम आदमी पार्टी ने कि देखिए हमने पहले भी लिख के दिया 0 आई, उसके बाद हमने लिख के दिया 0 आई, उस पर वो अड़े रहे। तो ये जो लिखने का चलन है ना, वो अरविंद केजरीवाल को, ये मैंने आपका बताया कि आप मानती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमारे नेता की सीटें टफ है। मैं वो कांग्रेस का बताता हूँ। कांग्रेस के एक आदमी से मैंने बात की, कांग्रेस को समझने वाले से। उन्होंने कहा देखो, कांग्रेस को अपनी हालत का एहसास है कि हमारी कितनी ताकत है। सर, हम काम ही 10-12 सीटों पर कर रहे हैं। वो 70 पर कैंडिडेट खड़े हैं, वो काम ही फोकस ही 10-12 सीटों पर है, जहां बोले हमको मुसलमान और दलित वाली सीटें जो हैं उस पर हमको उम्मीद है। अपना कोर कॉन्स्टिट्यूंसी वापस लाने की कोशिश है ये चुनाव। वो किसी मुगालते में नहीं है कि नंबर 2 हम आपके बाद हम आ जाएंगे या हम सरकार बनाने, कुछ नहीं। उनकी 2-4 सीटें भी आएंगी तो उनका मानना है कि हमारा ग्राउंड वापस लौटेगा धीरे, कुछ वोट तो हमारा वापस आएगा। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, दिल्ली में कांग्रेस अपने आप को जो लीडरशिप है, जो वो तो प्लेयर नहीं मानती, सही बात है अंदर, लेकिन वो ये मान के चलती है कि अगर उसकी वजह से बीजेपी यहाँ सरकार बनाती है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी हारती है, तो उसका रास्ता आगे का पंजाब का खुलेगा और देश में जो आम आदमी पार्टी जगह जगह उसका सरदर्द करती है उस पर लगाम लगेगी। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी फिर सरकार बना लेती है, 40 सीटें ले आती है, 42 सीटें ले आती है, और कांग्रेस की भी 2-4 सीटें आ जाती हैं, तो कांग्रेस क्या, देखिए हमने बीजेपी हरा दी, बीजेपी हार गई, इंडिया गठबंधन जो है, ठीक है हम लड़े आपस में, लेकिन कुल मिला के हमने एक झटका दे दिया नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। तो वो दोनों हाथों में इसमें, लेकिन एक ही दोनों में इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो बताई बातें, आप और कांग्रेस को जानने वाले दोनों ने मुझे ये कहा, कांग्रेस के जानने वाले आदमी ने कहा कि मुस्लिम माइंड मेकअप है, कहीं कोई डिवीजन नहीं है, 70 से 80% बिल्कुल कंसोलिडेशन आम आदमी पार्टी के पीछे है। ये कांग्रेस को समझने वाले लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी मालूम है, ये नंबर वो वोट नहीं टूटेगा दिल्ली में। तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा हिंदुत्व करेंगे तो थोड़ा बहुत जो टूटने की गुंजाइश है वो और चिपक जाएगा। ये मैं खाली कर, देखिए जब भी दिल्ली में बाइपोलर चुनाव हुआ बीजेपी को नुकसान हुआ है, और जब भी ट्राइपोलर चुनाव हुआ है बीजेपी को फायदा हुआ है। 1993 सरकार बनी, ट्राइपोलर चुनाव था, जनता दल 12.5-13% वोट लेके उसे डिवाइड किया और कांग्रेस 17 सीट पर रह गई। उसके बाद लगातार चुनाव बाइपोलर हुए 2013 तक। बीजेपी अभी तक आपके हिसाब से क्या बाइपोलर है या है त्रिकोणीय? देखिए, बीजेपी का फायदा तो त्रिकोणीय में है। नहीं, आपको लगता है कांग्रेस कुछ भी कर रही है इस बार जमीन पर? कोशिश पूरी कर रही है, सीटों पे तो कर ही रही है, जैसे कुछ सीटें हैं जो 8 सीटें हैं, कोशिश तो कांग्रेस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितना उसको रिस्पांस मिलता है ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है। मुझे लगता है कि 26 जनवरी के बाद ये पदयात्राएं वगैरह राहुल गांधी की जो होनी है, प्रियंका गांधी का कैंपेन थोड़ा जोर, तब उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे थोड़ा सा। अरे इंटरेस्टिंग, जैसे आप वाले व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट
दलित वोट, उनको लगता है दलित वोट, जैसा आपने बताया ना पिछली बार 54% गया था, उनको इस बार भी उम्मीद है कि मुसलमान नहीं टूटेगा, दलित वोट हम रिटेन करेंगे। और इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, आम आदमी पार्टी मानती है ये वोट हमारा बीजेपी नहीं ले जा पाई है, और इसीलिए बीजेपी ने इस बार, आपने गौर किया, झुग्गी झोपड़ियों में बहुत काम किया है। इनके नेता रुके हैं, रातें इन्होंने वही कैरम खेलने वाली बात बार बार हो रही है ना कि ये रात में इनके साथ कैरम खेलते हैं, फिर झुग्गी झोपड़ियों के लोगों बीजेपी को वो इनकी कोर खाली करा कॉन्स्टिट्यूंसी के। पर मुसलमान वोट तो नहीं ला सकती, बट लेकिन जो दूसरी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनी, वहां बीजेपी ने इस बार काफी मेहनत बट सौरभ, ये काम बीजेपी और आरएसएस ने काफी पहले से शुरू कर दिया था। आज की बात नहीं है, ये आज का काम नहीं है, ये काम काफी पहले से शुरू हो गया था। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से शुरू हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि क्या कोर्स करेक्शन करनी है, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से। और पिछली बार लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल फुल फोर्स से दिल्ली के अंदर उतर के आ गए थे, इस बार भी आए हैं, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौतियां कई हैं। इस बात को बेहद अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उनके पास बॉल पास करने के लिए कोई और गोल पोस्ट नहीं है। अब वो ये नहीं कह सकते दिल्ली इसलिए गंदी है क्योंकि एमसीडी मेरे पास नहीं है, बीजेपी के पास है। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रदूषण इसलिए वो उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार है क्योंकि पंजाब से, वो तो सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ गए ना, कब कब पंजाब के अंदर पराली जलती है। तो आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बीजेपी का देखिए, एक चीज और assessment सुन लीजिए। बताऊंगा, हाँ सर, जो दलितों वाली बात आप बात कर रहे थे ना, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सर्वे में आया है, मैकडोर का जो सर्वे है जिसकी मैंने चर्चा की, उसमें एक और इंटरेस्टिंग बड़ा रोचक तथ्य है। तथ्य यह है कि ओवरऑल दिल्ली में, दिल्ली का ही सर्वे है, दिल्ली की 70 सीटों का, और दलितों का स्पेसिफिक है। उनका कहना बाकी जो सर्वे होते हैं उसमें सब मिक्स्ड होता है, ये स्पेसिफिक दलितों का है। आज भी दिल्ली के दलितों में सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी हैं उस सर्वे के मुताबिक। अच्छा, करीब 37-38% के आसपास उनकी पॉपुलैरिटी है। और आश्चर्यजनक रूप से नंबर 2 पर राहुल गांधी है, 32 से 33%। दलितों के बीच में, दलितों के बीच लोकप्रियता में में, ओके। ओवरऑल। और लेकिन अभी अरविंद- दिल्ली का बता रहे हैं ना? दिल्ली का, और वो सर्वे मैकडोर का सर्वे है, नेट पे है, देख लीजिएगा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे है, 17-18% पे है, और मायावती चौथे नंबर पे 3% पे, जो मतलब जबकि वो दिल्ली की बेटी है। और उसका अगला जो है इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि दलित महिलाओं में नंबर 1 पे राहुल गांधी है पॉपुलर, उसके बाद मोदी जी है, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर मायावती। ये मैकडोर के सर्वे का। लेकिन वोट दलितों ने पिछली बार किया आम आदमी पार्टी हाँ, नहीं, वो कहते हैं। और तीसरी बात उसकी है कि मैक्सिमम 38% दलित जो है ये कहते हैं कि हमारे हित कांग्रेस साथ सुरक्षित हैं, लेकिन हम वोट उसमें ऐसे भी शामिल हैं जो वोट बीजेपी या आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। तो ये उस सर्वे का, चूंकि कल ही रिलीज किया उन्होंने, तो ये दिलचस्प पहलू लेकिन है सर, आप जो चुनाव को इसी- प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कहाँ- इसमें जो मेरी, आपने जितनी जानकारी दी इस रीडिंग की, इसमें रीडिंग तो ये है कि जो अरविंद केजरीवाल को दलितों का 50% से ज्यादा वोट पिछली बार मिल गया था, इस बार वो हर लिहाज से लोकप्रियता में तीसरे नंबर की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अभी भी 44% पे है दलितों के वोट में। फिर भी 10% डाउन आई है, जो बड़ा परसेंटेज है। एज ए लीडर की बात हो रही थी, उसमें तीसरे नंबर। मैं बीजेपी का पता किया सर कि बीजेपी वालों को क्या लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी की तरह ही बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। उनका मानना हम 35 पार तो जा रहे हैं। इससे पहले नहीं बोलते थे बीजेपी वाले, अंदर खाने भी नहीं, प्राइवेटली भी नहीं बोलते थे। और बता देता ना आप किसी कि भाई कैसा इलेक्शन कैसा है, निकलेगा क्या लग रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकता था। इस बार कॉन्फिडेंट है बीजेपी अंदर से, ये हमारा बेस्ट चांस है, और मे बी हम वहां मैजिक फिगर तक पहुंच गए हैं अभी चुनाव में, उनको ऐसा लगता है। उसकी वजह मैंने पूछा क्यों भाई इतना कॉन्फिडेंस पहली बार क्यों है, बोले पहली बात तो एक वो ये मान रहे हैं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल का जो सपोर्टर था वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होता था। उसको आप दिल्ली में कुछ भी दिखा दो, मैं उसके घर के बाहर कूड़े का पहाड़ दिखा दूं, वो तो भी नहीं मानता था। वो कहता ठीक तो केजरीवाल ही करेगा। इमेज ये थी, ईमानदार आदमी आया है, करेगा तो यही, तुम सब को देख लिया हमने, अब इसी को ट्राई करना है, तो इसको टाइम देंगे हम। वो अब नहीं है। इस बार दिल्ली का चुनाव इस वजह से ना तिलिस्म नहीं है केजरीवाल का, वो ऑरा नहीं है। जब ऑरा नहीं है और अब उसको सब कुछ जो अपने आसपास कुछ भी गलत दिखाई देगा तो उसको केजरीवाल याद आएगा। अगर कुछ गलत दिखाई देगा तो बीजेपी कह रही है पहली बार दिल्ली में रियल इश्यूज पर चुनाव होगा पिछले 12-13 सालों के अंदर। देखिए, रियल इश्यूज चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रियल इश्यूज, अगर भावनात्मक चुनाव हुआ तो इस बार भावनात्मक नहीं है, तो रियल इश्यूज पे और वो इनविंसिबिलिटी वाली बात जा चुकी है केजरीवाल की, उनकी वो वाली कट्टर ईमानदार वाली बात भी शराब घोटाला और शीश महल ने। देखिए, रियल इश्यूज पे अगर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई होगी, और फिर मैं कह रहा हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा ना हो जाए।
कि सिंगल लार्जेस्ट तो आ जाए आम आदमी पार्टी, ये सरकार ना लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जरूरत पड़ जाए, जो उनके 2013 में हुआ था। हाँ 2013 में हुआ था जी। सौरभ आपने देखा भी होगा लेकिन पिछले- लेकिन सौरभ मैं पिछले- एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हाँ, बोलिए। सॉरी, इस बार ना 35 भी ले आएंगे अरविंद केजरीवाल तो दिक्कत में रहेंगे, 36 भी ले आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक इसलिए बचे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति है 63 और उसमें, 67 बहुत क्योंकि उनके लंबा पास नंबर लिया। 63, 67 और बड़े बड़े फिगर्स थे, और भाजपा 3 और और 8 पे थी। भाजपा 3 और 8 पे थी। तो क्या करेगा? तो सर लेकिन आप कुछ भी कर लो, टूटी तो आप कभी नहीं। भाई अब अरविंद केजरीवाल जेल चले आप गए, देखिए ना, सब प्लेट हालत टूट- देखिए एक आदमी पंजाब नहीं के टूटा अंदर। उनका, ये मानने बात तो एक पड़ेगा। आदमी आप टूटने से नंबर फायदा नहीं है ना कुछ। नंबर 62 नंबर में आप कितने कितना तोड़ तोड़ लेंगे वो फिर जो भाई? भी कुछ डिफेक्शंस हुए हैं अभी कैलाश गहलोत वगैरह, ये चुनाव के आसपास हुए हैं, वो राजेंद्र गौतम का और उनका अदरवाइज नहीं। पर मैं बता दूं, अगर उनकी 36 भी आ गई, 40 भी हो गई, तो अरविंद केजरीवाल जिस खतरा तरह रहेगा से वो, सरकार चलाते हैं उसमें उनको मुश्किल आएगी, और वो भी इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझते होंगे। और जो हमने कहा ना कि राहुल गांधी और दोनों थोड़ा एक गुंजाइश बचा के रखना चाहते हैं कि पोस्ट पोल सिनेरियो में क्या अरे होता है। मैंने ये कुछ लोग चर्चा हो रही देखिए थी पार्टी टूटती कब है? देखिए सुनिए, पार्टी कब टूटती है? जब मार्जिन पे मामला होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी थी क्योंकि 118 और 114 का मसला था, 109 का क्या था। कर्नाटक में टूटी थी, जो गिनती की कुमार आठ स्वामी सीट- सरकार आठ गिरी सीट चाहिए थी थी, बस। 8-10 का था। बिल्कुल। आप देखिए जहां भी जो है, या यहाँ देख लो आप, महाराष्ट्र में जब हुआ था तो बीजेपी 119 5 पे थी, 105 105 पे 109 थी। सीटों पे थी, 105 प्लस इंडिपेंडेंट थे, तो मिला के 112 114 हो जाते बराबर, थे। बराबर। तब उनको उन्होंने तोड़ा। जब 62 63 और 3 का अंतर हो, बहुत अंतर हो जाता है। मतलब चुनाव के बाद भी आम आदमी पार्टी अगर जैसा आपने कहा मार्जिन के वो आसपास 40 मार्जिन में तो एक 40 से तो- कम और मान रहती है लीजिए यार वो। मान लीजिए तो फिर 36 लोटस चलेगा फिर यहाँ भी। नहीं, जैसे 36 37 पे आम आदमी पार्टी 40 पे आ गई मान लीजिए, और बीजेपी आ गई 28 29 पे, तो फिर खतरा बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों समझे कि हिमाचल में नहीं कर पाए। नहीं, हिमाचल में नहीं कर पाए, बात सही है। कोशिश तो की हिमाचल में, बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, ये बात सही है। राज्यसभा में तो हुई है, मैं ये कह रहा हूँ चुनाव के तुरंत बाद नहीं होगा। लगेगा एक साथ। चुनाव 40 सीटें अगर आ गई, 36 भी आ गई, सरकार आम आदमी पार्टी की बन शपथ जाएगी। होगी। भाई एमपी में क्या मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद हुआ था, 1.5 साल हाँ, लगभग 18 महीने बाद। 18 महीने के बाद ही हुआ था। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में भी दो लंबा साल- वक्त लगा था, 2 साल लगे थे, पौने 2 साल, 2 साल लगे 2 थे। साल लगे थे महाराष्ट्र में भी लंबा वक्त मैं लगा। आपसे कहता कि ये इंपॉर्टेंट पकाना डिस्कशन पड़ता है हुआ, ना। जैसे आपने भी कहा ना कि मतलब अगर कमी पेशी पड़ गई तो फिर देखेंगे केजरीवाल राहुल गांधी की तरफ ही बिल्कुल मेरा साथ और दो। ऑप्शन ही नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस पहली क्या ऐसी परिस्थिति बनती है केजरीवाल को कुछ सीटों की जरूरत पड़े और कांग्रेस को कुछ सीटें आ जाएं, ऐसी भी सूरत बोलने में का, राहुल कांग्रेस गांधी सीटें आ क्या जाएं। करेंगे? राहुल तो मुझे किसी ने कहा इस बार राहुल गांधी नहीं देंगे। ना ना राहुल गांधी नहीं देंगे। नहीं तो आप लगा दो, पीछे राष्ट्रपति शासन दबाव- लगा दो। नहीं, नहीं। राहुल गांधी को क्या मिल रहा है वो भी केजरीवाल की नहीं, सरकार बना के, सम- ये बताओ ना आप मुझे। राहुल गांधी समर्थन नहीं देंगे मान लीजिए। हाँ। राहुल गांधी पे इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का दबाव पड़ेगा, शरद वो पवार पड़ी भी है, का, कितना लालू दबाव? यादव का, इनका सबका पड़ेगा। और उनको बोलेंगे ना फिर बोलो तुम ही खड़े थे ना इनके बट पीछे। मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी अगर लॉन्ग टर्म की राजनीति करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना विजन रखना चाहते हैं, तो उनके ऐसे रीजनल नेता जो अरविंद केजरीवाल का जो तिलिस्म है, जो ऑरा है, उसको भी राहुल गांधी को तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों ने इस चुनाव से पहले सीधे राहुल गांधी को हिट किया, सीधे राहुल गांधी। इसको तो राहुल गांधी को भी ये समझना पड़ेगा, या उनके रणनीतिकारों को समझना पड़ेगा, जो इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी के लिए बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म टूटे। उससे कम से कम राहुल गांधी, कोई हरा सकता है तो बोले भाई केजरीवाल ही हरा सकते हैं, कोई हरा सकता है तो बोले अखिलेश ही हरा सकते हैं, कोई हरा सकता है तो बोले ममता ही हरा सकती है, कोई हरा सकता है तो बोले हेमंत सोरेन ही हरा सकते हैं। तो राहुल गांधी को यहाँ पर नहीं, आपको लगता है राहुल गांधी वो काम दोबारा करेंगे जिसको कांग्रेस पार्टी के लोग जो 2013 में किया था। हाँ, जो 2013 हिस्टोरिकल ब्लंडर उनके जिसको बा- कांग्रेस उन- मानती है उनको- कि केजरीवाल को सरकार में लाके दिखा दिया एक बार। मुझे लगता है उनके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि अंततः वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं, चले उसमें जाएंगे। एक चीज और भी, कांग्रेस में बहुत सारे इफ लगे हुए हैं। पहला इफ कि केजरीवाल की इतनी कम हाँ, सीटें आए, वो भी दूसरा है। कांग्रेस को उसमें मिले। एक ही दूसरा फौर है। कांग्रेस को मिले, ये ज्यादा नहीं, बड़ा। उसमें एक ही फौर है कि कांग्रेस से कौन से लोग जीत के आते हैं एमएलए। मान लो संदीप दीक्षित जैसे लोग जीत के आए तो वो तो बिल्कुल केजरीवाल साथ नहीं कैसे जाना चला जाएगा चाहेंगे। संदीप दीक्षित या जो अलका लांबा जैसे देवेंद्र यादव है। लेकिन अगर मान लीजिए उस टाइप के लोग जीते चांद से, जिनको हम लोग नाम ही नहीं जानते, जो हाँ कोई रहती है हाँ निकल कहीं से जाता है जीत कोई गया से। 5 आदमी से, तो फिर उसमें ये भी होगा कि टूटने का खतरा भी होगा, क्योंकि नंबर ज्यादा होंगे नहीं, तो तोड़ने में आसानी दो होगी। तिहाई कुछ बनता ही नहीं है। तो इसलिए वो सब फिर बीजेपी तोड़ेगी कि आम आदमी पार्टी तोड़ेगी, कौन तोड़ेगा पता नहीं। नहीं, आपको लेकिन जो बीजेपी ने अपनी वजह बताई कि भाई इस बार मतलब उनका पहला तो कहना ही था कि भाई
एंटी इनकम्बेंसी है। केजरीवाल अब वैसी कोई कट्टर और ईमानदार वाली छवि उनकी नहीं रह गई है, एंड उनके कोर वोट पर हमने काम किया है इस बार। आपको कन्विंसिंग लगती है? बिल्कुल लगता है बीजेपी ने फेसलेस चुनाव लड़ा है। बीजेपी जब इससे चुपचाप वाला फेसलेस चुनाव लड़ती है आरएसएस के थ्रू, और जो उनके यंग प्रवक्ता हैं, चाहे शहजाद हो चाहे प्रदीप भंडारी हो, उनके आप बॉल पे जाइए, डेली वो किसी नाली के पास बैठे हैं, किसी खड़ंजे के पास बैठे हैं, किसी बस्ती में बैठे हैं और 4 वीडियो बना रहे हैं, देखिए ये है इनका स्कूल, ये है इनका अस्पताल। और पिछले 3 महीने से आप शहजाद की वॉल देख लीजिए, आप प्रदीप भंडारी की देख लीजिए, ये लगे हैं और उसमें सब में लाख लाख व्यू हैं। तो बात तो है, वो सिविक इशू पे लेके जा रहे हैं कि आपने अस्पताल नहीं दिए, आपने सड़कें नहीं दी, आपके पास एमसीडी है, तो उन्होंने ले तो गए वो मुद्दा। अब वो एक एक सीट पे जिस तरह से आरएसएस कर रही है, आरएसएस के किसी भी आरएसएस के करीब 36-35 प्रकोष्ठ हैं, बहुत जोर से लगे हैं, सब बैठ के कर रहे हैं। तो जो चुपचाप वाला चुनाव हरियाणा में था, वो मुझे दिल्ली में दिख तो रहा है। टच एंड गोई होगा, टच एंड गोई। हाँ, टच एंड 36-37 ही होगा। अंदर खाने बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। जोर से ऐसा चुनाव उसने 2020 में बिल्कुल नहीं लड़ा था, बिल्कुल नहीं लड़ा था। अरविंद केजरीवाल 2020 में बिल्कुल अलग सिचुएशन में थे, वो नरेंद्र मोदी के चैलेंजर थे, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि भाई 2015 में भी बोला था और 2020 में भी धीरे से बोला था, चलो आपने दिल्ली दे दिया मोदी जी को, अब ये वाली दिल्ली मुझे दे दीजिए। ये उनके कार्यकर्ता ये बोलते रहे हैं और कहते रहे हैं। क्या उस सिचुएशन में अभी वो हैं? अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है। उनका एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हाँ, एंटी बीजेपी वोट बैंक भी बड़ा है, खूब है। और लोग तो बोलते हैं ना कि, और बीजेपी को एक चीज से और डर है, ये जब केजरीवाल जी ने 2100 रुपये महिलाओं को देने वाली घोषणा की थी ना, उसके बाद इन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। तो आपको याद होगा दिल्ली के ही डिपार्टमेंट ने, जो मिनिस्टर ऐलान कर रहा है उसी के डिपार्टमेंट ने लिखे एडवर्टाइजमेंट दिया था कि दिल्ली में ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही है। लेकिन तब तक 40 लाख फॉर्म भर चुके थे। तो जो 40 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवा लिया आम आदमी पार्टी ने कि तुमको 2100 रुपये हर महीना मिलना शुरू हो जाएगा, इस पर लोग यकीन करते हैं। आप छत्तीसगढ़ याद करो, बीजेपी ने महतारी योजना, हाँ, महतारी बंधन योजना, महतारी ऐसे फॉर्म भरवाए थे। हाँ, फॉर्म भरवाए थे। अभी जो आप बता रहे हैं, मुझे भी एक सज्जन ने बताया, वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए हुए थे किसी से मिलने, तो कह रहे थे वहाँ 10-12 महिलाएं आई हुई थी कि वो फार्म हमें भरना है। तो ये देखिए, नहीं, बट ये चीजें ये देखो, ये चीजें काम कर जाती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन इसका एक काउंटर नैरेटिव भी है ना, कि आपने तो पहले ही 2022 में ही बोल दिया था आप दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। सर, ये पार्टियों का शातिरपना है ना, जिससे फॉर्म भरवा लिया जाके मानी किसी गरीब महिला से, पहले भी भरा हुआ, वो तो ये मान रही है ना कि ये आदमी मेरे पास फॉर्म भरवा के आया था, मुझे मिलना शुरू हो जाएगा ये बात फरवरी से। देखिए, ये बात हम आप तो समझ रहे हैं कि पहले भरवाया नहीं दिया, उसको नहीं मतलब है, उसको तो लगता फार्म हमारा भरवा लिया, बस वो जो मानता हूँ। और एट सम लेवल दिस इज रॉन्ग, ये मैं मानता हूँ गलत है। इलेक्शन कमीशन को उसमें कुछ करना चाहिए, कोई भी पार्टी करे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया था, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मतलब बेमानी सी लगती है। तुम ये आप लिखित वादा कर रहे हो, आप लिख के जो आप सौरभ, एक मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू कहाँ से हुआ। 2022 में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 1000 रुपये और यहाँ 1000 रुपये देने की बात की थी, दे नहीं पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको ले कौन उड़ा? इसको ले उड़े शिवराज सिंह चौहान, और लाडली बहना उन्होंने सर लॉन्च कर दी 1250 रुपए महीने वाली। और आप माने या ना माने, जितनी एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के खिलाफ थी, उस लाडली बहना ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, उन्होंने उसको डिलीवर किया। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और वही शिंदे ने किया, वही हरियाणा के अंदर हुआ, वही छत्तीसगढ़, झारखंड में हुआ, झारखंड में भी आपने घोषणा की मैया योजना। तो आप देखो ना, आप देखो अरविंद केजरीवाल को एक क्रेडिट देना चाहिए कि, और कांग्रेस को भी एक क्रेडिट देना चाहिए। कांग्रेस कर्नाटक में किया, हाँ, कर्नाटक और हिमाचल में कि वो फ्री बीस पर बीजेपी को ले आए, जिसको रेवड़ी कल्चर कहते थे। आज बीजेपी आज बात कर रहे थे, ये सोचिए कितना कॉमिकल है। बीजेपी 3 बार में अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। अटपटा लगता है ना, इलेक्शन लड़ रहे हो 3 बार, तीसरा बाकी, अभी दो किस्त, आज ही दूसरा राउंड किया अनाउंसमेंट्स का, अब एक तीसरा करेंगे। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल रोज उठते ही घोषणा कर देते हैं, तो उनको लगता है कि भाई वो कुछ बचा के रखना है इसके सामने। जैसे हम बचपन में सर पटाखे चलाते थे ना, बचा के रखो, तो बचा के रखो। अभी देखो सामने वाला देखना, ये 12 बजे तक चलाता है, मैं बचा के रखूंगा थोड़े। हम तो रखते हैं, धनतेरस में भी चलाएंगे, बचा के रखो। इतनी वही हो रहा है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। भैया दूज के दिन देखिए, जो अभी कैश ट्रांसफर की बात हुई, मुझे याद है कि जब 2014 में अरविंद पानीग्राही, अगर आपको याद हो, तो पहले चेयरमैन बने, वो कैश ट्रांसफर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेटर हैं।
तो जो बेस बनाया वो नरेंद्र मोदी ने बनाया, चाहे वो जैम प्रिंटिंग है कि जनधन होगा, आधार होगा, मोबाइल फोन होगा, आप उस बेस को इस्तेमाल सब कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कैश देना आसान नहीं होता, आप वो कैश तो बांटते नहीं है, आपको अकाउंट में भेजना होता है, उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नरेंद्र मोदी ने बना के दे दिया, हम उस पर खेल सब रहे हैं। तो इसके प्रणेता आइडिया कांग्रेस का ओरिजिनल तो आइडिया कांग्रेस का का इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टेक इंफ्रास्ट्रक्चर ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अटल जी के वक्त से ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको इंप्लीमेंट करना कांग्रेस ने शुरू किया और मोदी जी इसको ले गए। मतलब मुझे लेवल बात आपने कही, कांग्रेस ने इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इतना मुझे याद और है। डीबीटी का जो है, राजस्थान में डीबीटी का राजस्थान में लॉन्च किया था। और आप मोइली कह रहे हो अटल मोइली इसके वो उससे पहले तब अटल से जी का चल रहा था कि कैसे लोगों प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन के मंत्री मोइली थे और मोइली इसको वो कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। चलो जो भी हो, अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस की वहां से दिए हुए आइडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल तो इसके चैंपियन हैं इस चीज के, और सबसे बड़ी बात यह है, एक उनकी देखिए दो नेता देश में ऐसे हैं जो अपने खिलाफ नैरेटिव को बदल देते हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अरविंद केजरीवाल। अब रावण वाला मामला जिससे आपने शुरू किया था, मारीच कहा उन्होंने, चाहे जानबूझ के कहा या बिना जाने कहा, लेकिन रावण पे उन्होंने चिपका दिया बीजेपी को कि तो रावण के वंशज अब हैं। योगी ने बीजेपी ने योगी जी को उतारा। अब देखिए रावण की समर्थक है। जरा फाइनल वर्ड केजरीवाल जी बोलता हूं तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी का चुनाव फंस गया है दिल्ली में, आसान नहीं रह गया। कांटे का चुनाव तो 2020 और 2015 नहीं है, नहीं है ना, 2020 बीजेपी भी निकाल जाए तो हैरानी नहीं। जब चुनाव ऐसा नहीं है तो नतीजे भी कुछ भी हो कुछ सकते भी हो हैं सकता है। उसके। आप बताइए सर। बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है और केजरीवाल के लिए अपने राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है दिल्ली का ये वाला। ओके, देखिए बिल्कुल बिल्कुल टच एंड गो है। आई थिंक पहली बार 10 साल में भाजपा के पास रियल चांस है दिल्ली में सरकार बनाने का। वैसे सौरभ, महाराष्ट्र हरियाणा के बाद अब कोई भी अनुमान लगाना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। बेईमानी है। इसलिए मैं अपना तो दिया ही नहीं, आप तीनों गली में। और हम भी बच के निकल गए सर, हमने ये नहीं कहा ये जीत रहा है, ये हार रहा है, पतली गली से। आप अभी मैं दिखलवाऊंगा, आप चिंता मत करिए, खुल के बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप आए, बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी, दीपक जी, शांतनु, बहुत शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही व्यूअर्स, आपसे फिर मिलेंगे हम कल 6 बजे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तुर्की की तस्वीर जहां आग से 66 लोगों की जान चली गई।